Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Money and Credit. It is very interesting chapter and it is really needed for your knowledge also. So let us start with that. Money. So today we can't think of life without the money. Every time we require money, we have to purchase something, we have to buy something, we need the money. But my dear, do you know before money, there was some other system, what we call barter system. So first of all, we discuss about the barter system and then I proceed with the money. My dear, barter system. In the ancient time, man wants for very few. He used to be self-dependent. So बहुत पुराना पीछे चले जाएं तो उस समय कोई भी आपको जरूरत नहीं थी, आपका अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, घर में सारा सामान अवेलेबल था एंड यूजुअली यू नीड नॉट टू एक्सचेंज विद एनीवन. पर जैसे जैसे हमने टाइम पास हुआ, लोग ग्रो किए, वांट्स मल्टीप्लाई हुई, नाउ दे स्टार्टेड एक्सचेंज विद द गुड्स. सो यू स्टार्ट एक्सचेंजिंग गुड्स. मेरे पास कपड़ा है, आप कपड़ा ले लीजिए, मेरे को जूते दे दीजिए. सामने वाला कहता है मेरे पास दाल है, मेरे को दाल दे के आप चावल ले लीजिए. तो जब टाइम पास हुआ, दे स्टार्टेड एक्सचेंज गुड्स विद द गुड्स. तो दैट इज द बार्टर सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? Where goods are exchanged with the goods. There is no money in the circulation. कोई money नहीं पाई जाती. Every time when you have to exchange the goods, you will exchange with the goods. So many example of barter system you can see. जैसे यहाँ पे मिल्क दिया, आपने सॉल्ट ले लिया. चप्पल दी, आपने सैंडल दिए, उसके बदले में उससे कोई कपड़ा ले लिया. That is barter system. तो I hope everybody understood what is the barter system, where goods are exchanged with the goods. No money in the circulation. Now then comes to the difficulties in barter system. But you know barter system में कुछ बहुत बड़ी difficulties थी, problems थी. And first of all was the lack of double coincidence of want. So lack of double coincidence of want का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया, वो कहता है मेरे को राइस चाहिए, वो कहता है लेकिन मेरे को साथ उसके बदले में क्या चाहिए? एप्पल चाहिए. अब मान लीजिए एक पर्सन मार्केट में गया, उसके पास चावल है, उसको दाल चाहिए. अब उसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा उसके पास दाल हो और उसको चावल चाहिए हो, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है. अदरवाइज एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है कि वांट शुड बी मैच्ड. तो ये हमारी बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अनदर प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम. माय डियर, आज मैं सपोज कि मार्केट में गया, मेरे पास चावल थे, मैंने चावल दिए और दाल ले ली. कल मार्केट में गया मैं, मेरे पास पनीर था, मैंने पनीर देके वहां से कोई सब्जी ले ली. परसों मैं गया, मेरे पास कपड़े थे, मैंने कपड़े देके जूते ले लिए. तो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि हम हर चीज को किसकी टर्म में मेजर करें. इट वाज फॉरमोस्ट डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम. आज आप देखो ना मॉनेटरी सिस्टम में हर चीज को हम किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं? मनी की टर्म में. But in that system, it was the foremost problem. There was no common measure of value. Then another problem was the difficulty in the transportation commodity. But in barter system, we have to transfer the value in terms of goods. और आपको पता है गुड्स की टर्म में ट्रांसफर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है, और उसमें गुड्स के खराब होने का भी डर रहता है. आज आप देखो कि अगर हमने कोई वैल्यू को ट्रांसफर करना है मॉनेटरी सिस्टम में, कितना इजी हो गया हमारे लिए. देन डिफिकल्टी इन द स्टोरेज. सो स्टोर करना भी गुड बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आपको स्टोर करना है वैल्यूज तो किसकी टर्म में स्टोर करोगे? सर ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड्स. अब गुड्स को स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए, खराब होने का भी डर रहता है, उनकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है. तो बार्टर सिस्टम में गुड्स की स्टोरेज की भी इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो ड्यूरेबल नहीं है आइटम, मान लो ऑल ईटेबल्स की हम बात करें, उनको तुम वैसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, और जो ड्यूरेबल आइटम्स भी हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है. तो इट वाज द डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम. तो अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया दैट इज द मॉनेटरी सिस्टम. तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मनी. माय डियर, मनी इज एनीथिंग व्हिच एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो आज हम देखो मनी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि मनी इज समथिंग व्हिच एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि जैसे आज मेरे पास मान लीजिए कोई गुड 1 थी, मैंने उसको मार्केट में सेल आउट किया, मेरे को क्या मिल गई? मनी मिल गई. मैंने फिर उस मनी से गुड 2 खरीद ली. तो मनी ने क्या किया? एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
आज मैं मनी की हेल्प से कोई भी चीज खरीद सकता हूं। मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो आज अगर एक पर्सन के पास मनी है तो वो इजीली कोई भी सामान खरीद सकता है जो उसका मन करता है। आज मेरी जेब में पैसे हैं, मेरा मन कर रहा है कपड़े लेने का, मैं कपड़े ले सकता हूं। मेरा मन कर रहा है रेस्टोरेंट में जाके डिनर करने का, मैं डिनर कर सकता हूं। बिकॉज यू कैन एक्सचेंज दैट गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी। तो आज मनी ने हमारा जो ट्रांसफर है बहुत इजी कर दिया ट्रांजैक्शंस को। इजीली वी कैन ट्रांजैक्ट गुड एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी। अदरवाइज अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि आपको पहले एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसकी वांट आपकी वांट के साथ मैच हो। सेकंड, कोई कॉमन मेजर नहीं था। आज हर चीज को हम किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं? मनी की टर्म में। तो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Then we comes further forward functions of the money. The first function I already explained you, medium of exchange. Everything we exchange in term of money. आज हर चीज को मनी की टर्म से एक्सचेंज करते हैं। Every value expressed in again term of the money. Second, my dear, measure of value. सेकेंड फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो आज हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करते हैं, किसकी टर्म में मेजर कर रहे हैं? इन टर्म ऑफ मनी। भाई शर्ट कितने की आई? भाई 2000 रुपए की। ये ट्राउजर कितने का आया? 2500 का। ये शूज कितने के आए? 5000 के। गाड़ी कितने की आपकी? 10 लाख रुपए की। सो एवरीथिंग वी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो ये जो दो फंक्शन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। ये मनी के मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन बोला जाता है इनको, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आगे चलते हैं, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की बात करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है मनी का, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो आज अगर हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, वी कैन स्टोर द वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। आज आप देखो हम सेविंग कर रहे हैं, किसकी टर्म में कर रहे हैं? मनी की टर्म में। तो आज मनी की टर्म में वैल्यू को स्टोर करना हमारे लिए कितना इजी हो गया। हम बैंक में अपनी सेविंग कर रहे हैं, घर में सेविंग कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन स्टोर। अदरवाइज बार्टर सिस्टम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि स्टोरेज के लिए क्या था? आपके पास गुड्स थी, और गुड्स को स्टोर करना वैसे रिस्की भी होता है, खराब हो जाती है, टाइम भी बहुत ज्यादा, स्पेस भी चाहिए होता है, और उनकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है। पर मनी की टर्म में यू कैन इजीली स्टोर द वैल्यू। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आज देखो मनी ने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कितना आसान कर दिया। आज हम घर बैठे बैठे कहीं से भी कोई सामान खरीद लेते हैं, मंगवा लेते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इजिली। पर अर्लियर आप देखो गुड्स की टर्म में ट्रांसफर करना, इट वाज अगेन वेरी डिफिकल्ट। आप भी देखो घर बैठे बैठे पेटीएम आपके पास है, गूगल पे आपके पास है, आप कोई सामान मंगवाते हो, इजिली वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हो। हाँ भाई हमने पेमेंट कर दिया, हमारा सामान हमारे को भेज दो, तो वेरी इजी। तो मनी ने आज हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो परचेजिंग पावर आप इजिली, मतलब कोई भी चीज आप परचेज कर सकते हो। परचेजिंग पावर कैन बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी इजिली। देन कम्स द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हमारा जो थर्ड फंक्शन आता है मेरे बच्चे, वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब पहला क्वेश्चन आता है, सर ये डेफर्ड पेमेंट होती क्या है? मेरे बच्चे डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं जिन्हें हमें फ्यूचर में करना होता है। जैसे आज अगर हम बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने घर बनाना है, आपने बैंक से लोन लिया, या आपने गाड़ी लिया, आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक वो आपकी एक देखता है, हाँ भाई आपने कितना लोन लिया? 5 लाख रुपए। कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए। तो बैंक आपकी एक इंस्टॉलमेंट बना देता है कि आपको हर महीने 12,000 रुपए देने हैं, 11,000 रुपए देने हैं। तो दैट इज बेसिकली डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं जिनको हमें फ्यूचर में करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ मनी हम इजीली उनको मेजर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, इजीली वी कैन डू। अदरवाइज बार्टर सिस्टम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ, टू मेजर द डेफर्ड पेमेंट्स। तो मनी ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अगर हमें कोई फ्यूचर में पेमेंट करनी है किसी को, तो उसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि तब तक आपका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या बताया मैंने आपको? वांट शुड बी मैच्ड, कि दो लोगों की वांट्स अगर मैच नहीं करेगी तो वो आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। मान लो मेरे पास गुड ए है और मेरे को गुड बी चाहिए, तो मेरे को भी एक ऐसा बंदा चाहिए उसके पास गुड बी हो और उसको गुड ए चाहिए। तो जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। बट मनी में अब ऐसा कुछ नहीं है, मनी हैज सॉल्व्ड ऑल दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके पास गुड ए है, आप उसको सेल कीजिए, व्हाट यू विल गेट? मनी।
With the help of that money you can purchase good B, और if you want any other good you can still purchase that. यानी अब आपको किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई पर्सन आपको मिले, आपकी वॉन्ट्स मैच हो और फिर आप उसको उसके साथ एक्सचेंज करें. तो मनी ने आज हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बड़ा इजी कर दिया है, क्वाइट इंडिपेंडेंट कर दिया है. आप इजिली अपना एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. आज अगर बात करें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो उसके अंदर क्या आता है. देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के अंदर दो चीजें आती हैं, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. सबसे पहले हम बात करेंगे करेंसी की. आई थिंक एवरीबॉडी अवेयर अबाउट इट. हमारी करेंसी दो तरह से होती है, एक कॉइन्स की टर्म में होती है, एक नोट्स की टर्म में होती है. जो कॉइन्स की टर्म में होती है दैट इज अ मेटालिक मनी, जो किसी मेटल से बनी होती है. जैसे हमारे पास सिक्के आते हैं 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, तो दैट इज माय डियर मेटालिक करेंसी. मेटालिक मनी भी बोल देते हैं इसको, जो कि किसी मेटल से बनी होती है. सेकंड करेंसी नोट्स होते हैं हमारी करेंसी के अंदर. करेंसी नोट्स में क्या आता है, हमारी ये पेपर मनी होती है, पेपर से बनी होती है, जिन्हें सेंट्रल बैंक इशू करता है. और इंडिया में हमारे में आपको बता दूं, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सारे नोट कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1 रुपी नोट इशू करता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जबकि बाकी सारे नोट्स हमारे 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज, 500, 1000, whatever जो भी हमारी करेंसी आ रही है, everything is printed in term of the money by the RBI. तो आरबीआई हमारी सारी करेंसी को प्रिंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. फिर आगे सेकंड पार्ट पे चलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमारी मनी के अंदर क्या आती है, दो चीजें आती हैं. वन इज द करेंसी, जिनको हमने डिस्कस किया, दो तरह की होती है, कॉइन्स एंड नोट्स. सेकंड आता है मेरे बच्चे, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट. देखो हमारे पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं कंट्री के अंदर, एक होते हैं टर्म डिपॉजिट, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट. सर जो हमारे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ये वो डिपॉजिट होते हैं जो बैंक में जमा कराते हैं फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. देखो जब हम बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं तो दो तरह के मेन डिपॉजिट्स होते हैं. एक मैंने आपको बताया टर्म डिपॉजिट, दूसरा बता रहा हूं डिमांड डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट होते हैं जिनको हम टाइम डिपॉजिट भी कह देते हैं, इनको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं. इनके दो नाम और होते हैं, याद रखेंगे. टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं और टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं. ये वो डिपॉजिट होते हैं जिनमें हम अपना पैसा एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए सबमिट करा देते हैं और उससे पहले हम उसको विड्रॉ नहीं करते. आप लोगों ने अपने घर में कॉमन एक वर्ड सुना होगा, बेटा मैंने तेरी एफडी कराई है. वो बेसिकली एफडी क्या है मेरे बच्चे, फिक्स डिपॉजिट. उसी को हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं. मान लो पापा ने आपकी 2 साल के लिए एफडी करा दी, तो वो 2 साल से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. सेकंड आता है मेरे बच्चे डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट हमारे वो होते हैं डिपॉजिट जिनमें हम पैसा जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर मान लो सेविंग अकाउंट अगर आपका खुलवाया हुआ है पापा ने, या पापा का कोई अकाउंट है, तो पापा जेब में वो एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं, जब मर्जी पैसे उससे विड्रॉ कर सकते हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ एटीएम, इवन बाय इशूइंग सम चेक, उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो. तो डिमांड डिपॉजिट्स हमारे जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं जिनमें हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं. तो क्योंकि ये बिल्कुल मनी की तरह लिक्विड है. अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है या मेरी जेब में पड़ा है, एक ही बात है, मैं जब मर्जी उसको खर्च कर सकता हूं. तो इसीलिए हम डिमांड डिपॉजिट को कंसीडर करते हैं एज मनी, बिकॉज इट इज एज लिक्विड एज मनी. लिक्विड का मतलब होता है कैश फॉर्म में, मतलब आपको इसे कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको जब मर्जी यूज कर सकते हैं अपने पैसे को कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए. तो इसीलिए हम इसको सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करते हैं. तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी के दो कंपोनेंट आपने याद रखने हैं, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, why are demand deposit considered as money? Why are people deposit with bank known as demand deposit? देखो डिमांड डिपॉजिट, अभी क्वेश्चन इसी के ऊपर आ गया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, कि डिमांड डिपॉजिट को हम मनी कंसीडर क्यों करते हैं. देखो सर, नंबर 1, द फैसिलिटी ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट इनेबल दिस डिपॉजिट टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सर आज अगर आपके डिमांड डिपॉजिट में कोई पैसे पड़े हुए हैं, आप इनके अगेंस्ट कभी किसी को चेक वगैरह काट के दे सकते हो. आपने देखा हो कई बार पापा घर में चेक वगैरह काट के दे रहे होते हैं किसी को, तो वो चेक किसके अगेंस्ट होता है, आपके डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट. यानी उस चेक को पेमेंट करके, चेक को देके आप कोई भी सामान ले सकते हो. तो यानी दीज डिपॉजिट आल्सो एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि हमारी मनी एक्ट करती है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल ए डिमांड डिपॉजिट इज जस्ट लाइक ए मनी.
Second, when people open a bank account in their name, they have the provision to withdraw the money as and when they require. कि आपने मान लीजिए डिमांड डिपॉजिट अपना खुलवाया हुआ है, बैंक अकाउंट के खुलवाया अपना, तो अब आप प्रोविजन है, आप जब मर्जी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर आप बैंक में डायरेक्ट भी जाएं तो आप कभी भी इन पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड थर्ड, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, क्योंकि जब आपकी डिमांड होगी, जब आपको जरूरत होगी, आप इनको निकाल सकते हो, इसीलिए इनको बोला जाता है दीज आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। देखो बड़ी क्लियर सी बात है। पहला क्वेश्चन आता है कि डिमांड डिपॉजिट को हम मनी की तरह कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि इनको जब मर्जी बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, वी कैन यूज देम एज मनी। हम इनके बिहाफ पे चेक काट सकते हैं, उस चेक को हम ट्रीट कर, चेक से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, अगेन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड थर्ड, क्योंकि जब हमारी डिमांड होगी हम इनको तब निकलवा सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो माय डियर, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ी जल्दी मैं आपको पोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।